मिशन बर्थडे की हो गई है शुरुआत। बहन बहनोई लेकर आए हैं प्यार भरी सौगात। पंकज अपनी टोली के संग बटा रहा है हाथ। किसका है ये जन्मदिन, सुनिए कोमल अग्रवाल के साथ। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। तो प्यारी श्रोताओं, आज मसूरी के आकाश में छाए सारे काले बादल छिट गए हैं और आसमान साफ हो गया है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। अगर नहीं समझे तो पिछला भाग जरूर जाकर सुनिए, जिसे लिखते वक्त मेरा भी दिल दहल गया था। पर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना से आपको भी कुछ न कुछ सीख मिली ही होगी। अब सुनिए भाग 126 कोमल अग्रवाल के साथ। शौरी जानबूझकर चिल्लाई जा रही थी और रवि कभी हतप्रभ सा उसे देख रहा था तो कभी आने वाली को। यू स्काउंड्रल! आने वाले ने रवि का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरा, जो और कोई नहीं मार्था थी। शौरी अपनी जीत पर मंद मंद मुस्कुराती हुई खुद को शाबाशी देने लगी थी, मगर मगरमच्छी आंसू भी बहाती जा रही थी। मैडम देखिए, साहब कैसे हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। उसके ये शब्द सुन रवि का तो माथा ही ठनक गया। ये बकवास कर रही है मार्था। एक जोर का तमाचा रवि के गाल पर आकर पड़ा। बकवास तुम कर रहे हो रवि? नौकरानी को मुंह लगाते शर्म नहीं आया तुमको? मार्था चीखी। गेट लॉस्ट! उसने शौरी को देखा पर उसे कुछ अजीब लगा। ये ड्रेस? वो मैडम आई एम सॉरी, वो हमारा सिस्टर का वेडिंग है ना, इसलिए। शौरी ने हिचकते हुए कहा। तो तुम मेरा ड्रेस पहनोगी? मार्था गुस्से में भरकर बोली। सॉरी मैडम, आई एम सो पुअर, सी आई डोंट हैव। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मार्था ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के पास ले जाते हुए बाहर कर दिया। दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर वह रवि के पास आई तो वह गिड़गिड़ाया। मैंने कुछ नहीं किया मार्था, ये झूठ बोलती है। साली, फंसाने की चाल खिल गई है। वह बेतहाशा अपने किए का पूरा इल्जाम शौरी पर डालते हुए बोला। एक तो तुमसे संभलती नहीं और दो को अपनी गोद में बिठाने चली हो। मार्था ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। बाय गॉड प्रिंसेस, एकदम पहचान नहीं पाया। तुमको नशे में इतना भी दिखाई नहीं देता कि कौन मेड है और कौन क्वीन? मार्था ने चिढ़ते हुए कहा। दिमाग घूम गया था एकदम। ये साली शराब, इसे तो। कहते हुए रवि ने गिलास की शराब को कूड़ेदान में डाल दिया। अब ये तमाशा बंद करो रवि, तुम कभी बाज नहीं आओगे। शाम हुई नहीं कि बस चढ़ाने का दौर शुरू। और वो तुम्हारा एक्स बॉस शराब पीना तो दूर हाथ भी नहीं लगाता। मार्था सूरज के बारे में बात करती हुई व्यंग्य करने लगी। रवि यह सुन ईर्ष्या से भर उठा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। Whatever, but I'm impressed. What a gentleman. मार्था बोली तो रवि ने उसकी गोद में सिर रख लिया। हे, कहीं मुझे डिच करने का प्लान तो नहीं है ना? Are you jealous? मार्था उसकी इस अदा पर मुग्ध होती हुई बोली। Yes, I am. और तुम मेरी ना हुई तो रवि तुम्हें किसी और का भी होने नहीं देगा। वह उसे किस करने लगा तो मार्था पीछे हटी। नट नाउ।
बट वाई? रवि ने पूछा। अपना मुंह धोकर आओ, अभी थोड़ी देर पहले मीट को मुंह लगाया था, रिमेम्बर? आई एम सॉरी मार्था। एक तो भानु भैया के चक्कर में जॉब चली गई और ऊपर से यह कांड। मेरे तो सारे सितारे ही गर्दिश में चल रहे हैं। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट रवि। मार्था नाम है मेरा, द रॉयल क्वीन। इतनी दौलत है मेरे पास कि चाहूं तो सूरज प्रताप सिंह को घुटनों पर ला दूं। मार्था ने अपने अपमान की बात याद करते हुए आंखें चमकाई। रियली? इतनी दौलत है तुम्हारे पास? रवि आश्चर्य में डूबा उसे पूछने लगा। आज उसे उस सवाल का जवाब मिलने वाला था जिसके लिए उसने इतनी तिकड़म भिड़ाई थी और मार्था और हडसन को अपने जाल में फंसाया था। अब कैसी है हमारी नीलू? सूरज आते हुए पूछने लगा। बुखार तो उतर गया है मैडम का, और बाकी तो यही बताएंगी। मंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सब ठीक है, रात भर सेवा टहल हुई है जमकर। वैशाली तैयार होकर आते हुए बोली, राखी दीदी कहाँ है? नीलम ने बात बदलने की मंशा से कहा। देखो कैसे शर्मा रही है हमारी नीलू, देखो देखो। सूरज उसके गालों को खींचने लगा। जीजू आई एम सॉरी। नीलम उसके गले से लगकर भावुक होती हुई बोली। अब मेरे गले लगोगी तो इनका क्या होगा? सूरज ने मंजीत को चिढ़ाने के उद्देश्य से नीलम को और अच्छी तरह गले लगा लिया। घूंसे पड़ेंगी और क्या। तभी किसी की आवाज आई। पाखी अंदर आ गई थी और अब सूरज की पीठ पर आकर धौल जमाने लगी। ओह! सूरज ने भी नाटकीय अंदाज में कहा तो मंजीत और वैशाली हंसे बगैर नहीं रह सके। अपनी वाली को छोड़ मेरी वाली को गले लगाएगा तो ऐसा ही होगा। और लगाइए भरजाई जी। सबकी बातचीत में व्यवधान पड़ा जब प्रभात डॉक्टर को लेकर आया। आइए सर, अब आपकी पेशेंट आपके हवाले। सूरज ने उठकर उनका स्वागत किया। मंजीत भी एक और सरक गया। डॉक्टर नीलम के पास आकर बैठे और उसे एग्जामिन करने लगे। ये चोट कैसे लगी आपको? अचानक उन्होंने पूछा। नीलम के तो होश ही उड़ गए। अब वो क्या जवाब दे। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा। नीलम आंखें झुकाए उनकी बातें चुपचाप सुनती रही। वह अपने मेडिकल करियर के एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे और वो भी किस्से सुनाने लगे जिसमें कईयों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मंजीत नीलम के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रहा था। नीलम को उसकी आंखें अपने चेहरे पर महसूस हुई तो उसने पलकें उठाई और उसकी तरफ देखा। दोनों फिर से सभी के बीच खुद को अकेला पाने लगे। प्यार ने प्यार को महसूस किया और फिजाओं में रंगत बिखर गई। मसूरी से देहरादून तक का सफर काफी खुशनुमा था। 15 रोज के बाद वैशाली और नीलम देहरादून वापस लौट रही थी और पाखी अपने मायके के नाम से उतावली हुई जा रही थी। प्रशांत का जन्मदिन था पर प्लान के मुताबिक किसी ने भी उसे फोन नहीं किया था। इधर प्रशांत सुबह से फोन देखता हुआ बड़बड़ा रहा था। ऐसे तो गुड़िया रोज फोन करती है, आज पता नहीं क्या हो गया। पंकज उसके मजे ले रहा था। उसे पूरे प्लान का पता जो था, पर बाकी सब इस बात से अनजान थी। ऐसा ही होता है, ससुराल की हो गई है महारानी। मीनाक्षी ने ताना कसा। कुछ भी मत बोलो मीना, मेरी गुड़िया मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। प्रशांत चाय पीते हुए बोला। हाँ, तभी तो एक फोन भी नहीं आया अब तक। और जमाई बाबू को देखो, हमें तो भुला ही दिया है। खुद तो राज रज रहे हैं तो प्रजा की क्या फिक्र। मीनाक्षी तिनकते हुए बोल पड़ी। फालतू की बात बंद करो मीना, मैं जा रहा हूँ।
और हाँ, अगर गुड़िया का फोन आए तो बोल देना कि मेरे मोबाइल पर लगा ले। कहते हुए प्रशांत दुकान की चाबी उठा अपना पुराना स्कूटर स्टार्ट कर चलता बना। ये स्कूटर भी कितनी घर घर करता है, बेच क्यों नहीं डालते इसको? मीनाक्षी बड़बड़ाते हुए भीतर आई। बाबूजी उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। अम्मा से चुप नहीं रहा गया। ये स्कूटर प्रशांत के बाबूजी का लिया हुआ है बहू, बेचने की तो बात ही मत सोचियो। पंकज बाबूजी के फोन से सूरज का नंबर डायल करने लगा। भैया गए क्या दुकान? सूरज ने फोन उठाते ही पहला सवाल पूछा। वे सब लोग अभी नीलम के घर पर थे और वहीं महफिल जमी हुई थी। यस कैप्टन, रास्ता साफ, पंकज ने उधर से कहा। तो धावा बोल दिया जाए? सूरज ने उधर से पूछा। फौरन, पंकज ने भी जवाब दिया। सूरज ने फोन रख दिया। उनकी ऐसी गोपनीय बातें सुनकर अम्मा, बाबूजी और मीनाक्षी को कुछ समझ ही नहीं आया। अब कौन से मिशन पर काम कर रहा है पंकज? बाबूजी ने पूछा। मिशन बर्थडे, पंकज बोला और मुन्नू को गोद में लेकर अपनी वानर टोली को बुलाने चला। पता नहीं अब क्या उधम करने वाला है, मीनाक्षी बड़बड़ाई और चौके में चली गई। अभी 10 मिनट हुए थे कि घर में एक साथ बहुत से लोगों के आने का शोर हुआ। एक के बाद एक आवाजें मीनाक्षी को सुनाई पड़ी तो वह साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बैठक में आ गई और वहां का नजारा देख दंग रह गई। कई अनजाने चेहरे अपने अपने हाथों में बड़े बड़े बॉक्सेस लिए उन्हें रखने की जगह खोज रहे थे। अरे ये सब क्या है? बाबूजी ने आने वाले व्यक्ति से पूछा जो देहरी के अंदर आ गया था। एयर कंडीशनर है, आदमी ने जवाब दिया। लेकिन हमने नहीं मंगवाया। बाबूजी के साथ अम्मा भी उलझन में पड़ गई थी। 2 आदमी अब और एक बड़ा कार्टन लिए अंदर आ रहे थे। इसे कहाँ रखना है माँ जी? उनमें से एक पूछने लगा। अरे कहीं नहीं रखना, किसका सामान है? ये सब गलत पते पर तो नहीं चले आ रहे? बाबूजी फिर बोलने लगे। आपका ही है, आदमी ने कहा और मीनाक्षी से जगह के बारे में पूछने लगा। पंकज तब तक आ पहुंचा था और उसकी वानर टोली और शोर शराबा करने लगी थी। मैं बताता हूँ, आइए, कहते हुए वह उन्हें अंदर वाले हिस्से में ले गया। ये सब क्या है पंकज? मीनाक्षी ने पूछा। तभी एक और गाड़ी के आने का शब्द हुआ। कार में से सूरज और पाखी निकलकर भीतर चले आए थे। लाडो आ गई, अम्मा खुशी से पाखी को देखकर बोली। जमाई बाबू आप? बाबूजी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपनों के मिलन का यह दृश्य ऐसा मनमोहक बना कि देखने वालों ने भी मुस्कान दी। तभी मैं सोचूं कि सुबह से दाईं आंख क्यों फड़क रही है, अम्मा बोली। मीनाक्षी को अपनी पुरानी साड़ी की चिंता हो रही थी। वह जल्दी से अपने कमरे में भागी और नई साड़ी पहनकर आ गई। आप बड़ी देर से दर्शन देती हैं भाभी जी, सूरज आकर उनके पैर छूता हुआ बोला। वह भी उसे देखकर खुश हो गई। अब जल्दी से हमें मामी बनाओ तो जाने आपके तेवर, उसने छेड़ा। पाखी मुस्कुराई और पति को देखने लगी। इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बस अगले साल आप लोगों की मनोकामना पूरी कर देंगे, सूरज ने कहा तो माहौल में हंसी की खनक बिखर गई। लेकिन आप दोनों अचानक कैसे? बाबूजी पूछने लगे। और ये सब सामान? आप लोगों को देखने का बहुत मन कर रहा था तो बस धावा बोल दिया, सूरज ने जवाब में कहा। पंकज और पाखी सामान रखवा कर उन्हें खुलवा रहे थे। एक के बाद एक ब्रांडेड कंपनियों के नाम सुन और उन्हें देखकर मीनाक्षी की आंखें चुंधिया गई थी। बाप रे, ये तो कितना भारी है। पड़ोस का गोलू एयर कंडीशनर को हिलाने की कोशिश करने लगा।
लाल रंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर बाहर आया तो मीनाक्षी प्रसन्न हो गई और कुछ देर पहले अपने कड़वे शब्दों को भूल भाल वह सूरज चालीसा पढ़ने लगी। कितने का आया? उसने फुसफुसाकर पूछा। नहीं पता भाभी, उन्होंने ऑर्डर किया है। अच्छा, तो तुमने नहीं बोला था उन्हें खरीदने के लिए? वह अचरज से पूछने लगी। नहीं, वो खुद ही ये सब करते हैं, पाखी ने कहा। अरे जरा बोलना सीख लो, कुछ काम ही आएगा। मीनाक्षी उसे पति को रिझाने के गुर सिखाने लगी। वो तो ऐसे ही मुझ पर रिझे हुए हैं, पाखी ने मन ही मन सोचा और मुस्काई। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। बाबूजी तुरंत मांगीलाल की जलेबियां और समोसे लेने के लिए चले। पंकज ने उन्हें रोका और खुद पैसे लेकर साइकिल लेकर गोलू के साथ दौड़ा। अरे ज्यादा मत लाना, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, पाखी ने पीछे से पुकारा। नाश्ता कहाँ हुआ? बाबूजी पूछने लगे। गुरविंदर प्राजी के यहाँ, वो बोली। फिर दोनों नीलम और मंजीत की बात पक्की होने की खुशखबरी देने लगे। तो अगले महीने होगी सगाई? अम्मा ने पूछा। शायद 15-20 रोज बाद, पाखी ने हिसाब लगाया। डाइनिंग पर नाश्ता लग चुका था और मीनाक्षी नाश्ता लेकर आई। ये नहीं है ना भाभी जी? सूरज ने पूछा। उसका इशारा डाइनिंग की ओर था। जी हाँ जवाई बाबू, आप ही के लिए लाए हैं इसके भैया। कहते थे जवाई बाबू को इस पर खाने की आदत है, मीनाक्षी ने कहा। देखा भैया कितना सोचते हैं हमारे लिए, पाखी बोली और समोसे जलेबियां खाने लगी। और नया कूलर भी लाया है, ऊपर कमरे में लगवाया है तुम लोगों के लिए, अम्मा ने आगे जोड़ा। सूरज की हंसी छूट गई। उसे याद आया कि पिछली बार पाखी और उसने गर्मी में रात बिताई थी। मजा आएगा, वह पाखी के कान में फुसफुसाने लगा। छी, चुप करो गंदे। वह उसे धक्का देने लगी। सूरज का फोन बजा तो वह बात करने लगा। 3-4 आदमी उसके निर्देश पर घर में दाखिल हुए और अपना काम करने लगे। एक नया एसी इंस्टॉल करने लगा तो दूसरा फ्रिज सेट करने लगा। 2 और आदमी चौके में वाटर प्यूरिफायर लगाने लगे। हमेशा की तरह अम्मा बाबूजी की एक नहीं चली और पूरे घर का कायाकल्प शुरू हुआ। नया सोफा सेट बैठक में सेट हो गया और उस पर नए कुशन रखे जाने लगे। अब धूम से घर की सजावट होने लगी। सूरज अपने ब्रांडेड कपड़े बदलकर एक मजदूर की तरह सबके साथ मिलकर घर की सजावट में लग गया था। अरे आप ये सब रहने दीजिए जमाई बाबू, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मीनाक्षी ने मना किया। सूरज कुर्सी पर चढ़कर दीवार में वॉलपेपर चिपका रहा था और पाखी उसकी मदद कर रही थी। मुझे ये सब अच्छा लगता है भाभी, वो पकड़ाइए वो ब्लू गन। उसने सबको चुप करा दिया और काम में जुट गया। पति को इस तरह अपने मायके में काम करते देख पाखी का दिल भर आया। जिस सूरज प्रताप सिंह के एक संकेत पर सैकड़ों कर्मचारी यंत्र चालित से काम पर लग जाते थे, वह एक मामूली आदमी की तरह उसके घर की सजावट कर रहा था। अम्मा तो सकपकाई सी बार बार उसे कुर्सी से उतरने के लिए कह रही थी। अम्मा आप जरा देख कर आओ तो वो आपका कमरा ठंडा हुआ कि नहीं। सूरज उन्हें भगाने लगा तो पाखी उसकी इस अदा पर रीझ गई। आई लव यू, उसने उसके नजदीक जाकर कहा। बस ऐसे सूखा वाला। वह भी उसे परेशान करने लगा। ऊपर चले क्या, पागल कहीं के, वह बोली और खुद को छुड़ाती हुई पीछे हटी। अभी 1 महीना सेकंड हनीमून, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सूरज गिनने लगा। बस बस भाभी सुन लेंगी, पाखी ने उसे रोकते हुए कहा। अरे सुनने दो ना, उन्हें पता है कि वह बिना हनीमून के मामी तो नहीं बन सकती। जन्मदिन की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थी। एहतियात के तौर पर प्रशांत का भोजन दुकान पर ही भेज दिया गया था।
ताकि वह आकर पूरे सरप्राइज का सत्यानाश न कर दे। बैल्कनी को भी भव्य तरीके से सजाया गया था और जगह जगह रंगीन लाइट्स लगा दी गई थी। बैठक में बीचों बीच एक गोल मेज लाकर रख दी गई थी और अब उसका डेकोरेशन हो रहा था। पंकज अपनी वानर सेना के साथ उछलता कूदता गुब्बारे फुला रहा था। अगर ये फूट गया तो? पड़ोस के गोलू ने भोलेपन से पूछा। तो मैं तुझे फोड़ डालूंगा, पंकज ने उसे फटकारा। अरे अरे तुम लोग ये झगड़ना बंद करो, भैया के आने का समय हो गया है, सूरज ने चिताया। शाम हो रही थी और पूरा गृह जैसे दिवाली ही मना रहा था। रोजाना की तरह प्रशांत 8 बजे के करीब दुकान बढ़ाकर गली में दाखिल हुआ। उसके स्कूटर के घर घर का शब्द सुनकर सभी सचेत हो गए और अंदर की सारी रोशनियां बुझा दी गई। अपने ही मकान को दूर से प्रकाश की चादर में नहाया देख प्रशांत विस्मित हुआ। फिर तेजी से स्कूटर चलाता हुआ दरवाजे के सामने पहुंचा। ये सब क्या है? वह सोचता हुआ अपनी स्कूटर रख सीढ़ियों के पास पहुंचा, पर उससे पहले ही उसका ध्यान किसी बड़े आकार की चीज पर पड़ा। काले रंग की बड़े आकार की वह चीज देख उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्प्लेंडिड। ना 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 ना, अभी नहीं बताएंगे। यदि अभी बता दिया तो सरप्राइज का सत्यानाश नहीं हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आप भी ऐसा नहीं चाहते, इसलिए अगला भाग सुनने की एक्साइटमेंट बनाए रखिए। और जब तक प्रशांत भैया अनुमान लगाएं, आप कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।